हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल का पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट लेसन सौरमंडल में पृथ्वी कंप्लीट कर लिया था। जिसके अंदर हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, सौरमंडल किसको बोलते हैं, ग्रह किसको बोलते हैं, तारा किसको कहा जाता है, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा क्या है, सौरमंडल के अंदर सूर्य से आगे क्रम वाइज जो भी ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, कौन कौन से ग्रह हैं, वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे फर्स्ट लेसन के अंदर। उसके बाद में हमने सेकंड लेसन शुरू किया था स्टूडेंट्स, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स ग्लोब के बारे में पढ़ा था, ग्लोब किसको बोलते हैं, कितने टाइप्स के ग्लोब होते हैं, ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कौन सी है, उसके ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, दक्षिण गोलार्ध, और मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सारे के सारे हमने पढ़े थे। कौन कौन से कटिबंध हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सेकंड लेसन का कुछ एक पोर्शन रह गया था स्टूडेंट्स, वो हम आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है स्टूडेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अक्षांश और देशांतर के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इनको आप मान लो अक्षांश रेखाएं, और ये जो अपने पास वर्टिकली लाइन है ये होगी स्टूडेंट्स अपनी देशांतर रेखाएं। तो ये किस काम आती है स्टूडेंट्स, किसी भी स्थान की एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। किस पर, ग्लोब पर, यानी पृथ्वी का जो एक स्वरूप है क्या ग्लोब, उस पर एक्चुअल पोजीशन दिखाने के लिए किसी भी स्थान की हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं। तो इससे कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे ऐसे पता चलता है कि मान लो ये जो अपने पास ख है, ये ख अक्षांश रेखा और फर्स्ट अपने पास देशांतर रेखा, ये एक दूसरे को जहाँ पर काटेगी ना, वो जो फिक्स जगह होगी वो ही अपने को किसी भी स्थान की एक्चुअल पोजीशन दिखाएगी। जैसे इसके अंदर ये जो ख लाइन और फर्स्ट जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर काटती है, ए स्थान पर एक दूसरे को काटती है। तो ए की जो फिक्स पोजीशन है ना वो क्या है, ख तो अक्षांश है और एक अपने पास क्या स्टूडेंट, देशांतर है। तो ये जो ग्रिड जो बनता है यानी एक जाल टाइप जो बनता है ना ग्लोब के ऊपर, वो ही क्या बताता है स्टूडेंट्स, किसी भी स्थान की एक्चुअल पोजीशन हमें बताता है। तो चलिए हम आगे का पोर्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट, देशांतर और समय। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ये सही बात है स्टूडेंट्स कि समय को अगर हमें मापना है तो उसका सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह जो है उनकी जो गति है वो सबसे अच्छा साधन हो सकती है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये हमें पता है स्टूडेंट्स कि सूर्य का उदय होना भी होता है और सूर्य का अस्त होना भी होता है, ये प्रतिदिन हम देखते भी हैं। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो छाया देख के ये बता देते हैं कि अभी क्या टाइम हो चुका है, क्योंकि सूर्य के द्वारा यानी सूर्य की धूप से जो परछाई बनती है अपने किसी भी वस्तु की, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अभी किस टाइम को निर्धारित कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बुजुर्ग का जो है अपने एक्सपीरियंस होता है। तो उसी तरीके से ये जो परछाई है उससे समय का अनुमान लगाया जा सकता है। जो दोपहर के समय में सबसे छोटी अपने सर के ऊपर जब बिल्कुल सूर्य होता है ना, तो अपनी जो परछाई होती है स्टूडेंट्स वो सबसे छोटी होती है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे मान लो ये हमारी पोजीशन है और यहाँ पर अपना सूर्य है, तो यहाँ से जब सूर्य की किरणें अपने ऊपर पड़ेगी ना तो सिर्फ यहीं तक ही मान लो अपनी परछाई रह जाएगी। लेकिन अगर बाय द वे यही पोजीशन अपनी यहाँ होती और सूर्य यहाँ होता, तो जो ये सूर्य की किरणें पड़ती है अपने ऊपर, तो जो परछाई है ना स्टूडेंट्स वो अपनी यहाँ तक ऐसे लंबी बन जाती है, इस जगह तक ऐसे इतनी लंबी। समझ में आ रहा है बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है। यानी सूर्योदय, जब सूर्योदय होगा तो भी लंबी छाया बनेगी, और सूर्यास्त जब होगा स्टूडेंट्स तो भी क्या बनेगी, लंबी छाया ही बनेगी। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। लेकिन सबसे छोटी कब होगी स्टूडेंट्स, बिल्कुल दोपहर के समय में, जब सूर्य अपने बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। ग्रीन्च यानी ग्रीनिच का मतलब स्टूडेंट्स ग्रीनविच जो हमने नाम सुना है, ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर, यामोत्तर स्टूडेंट्स मतलब देशांतर रेखा, प्रमुख देशांतर जो 0 डिग्री देशांतर को इंगित करता है यानी दिखाता है। तो प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी जो प्रमुख यामोत्तर है, ये जो लाइन है, जैसे ये अपना बन गया स्टूडेंट्स ग्लोब, और यहाँ जो लाइन होगी ये प्रमुख देशांतर जो है अपनी, इसके ऊपर जब होगा सूर्य, तो जहाँ जहाँ से ये होगा ना, ये जो प्रमुख यामोत्तर गुजरेगी, वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, दोपहर ही होगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या स्टूडेंट्स, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। और ये आपको पता भी है कि ग्रीनिच, ग्रीनिच क्या स्टूडेंट्स, कि ब्रिटिश के अंदर एक वेधशाला है, राजकीय वेधशाला, वहाँ से गुजरने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, प्रमुख यामोत्तर नाम दे दिया गया है ग्रीनविच। ठीक है, और उससे जो पूर्व में है उनका समय उससे आगे होता है, और जो उसके पश्चिम में है उनसे उनका समय जो होगा वो पीछे रहेगा। यानी ये अगर प्रमुख यामोत्तर है तो जो पूर्व में है वो तो समय आगे, और जो पश्चिम में है वो समय पीछे होगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्लोब का जो चित्र है, ग्लोब के जो पोर्शन है वो लेके देख सकते हो, ग्रीनविच कौन सी लाइन है, उसके पूर्व के अंदर सारों का क्या होगा, समय आगे, और उसके पश्चिम वालों का समय जो होगा स्टूडेंट्स वो पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि के द्वारा की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। यानी जो उसका अक्ष होता है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था, ये ग्लोब था, ये एक्स और ये एक्स, ये जो काल्पनिक लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव होता है। यानी ये इसके चारों ओर चक्कर यानी 360 डिग्री का एंगल बना देती है, कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, और 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स ये 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, क्योंकि स्टूडेंट्स 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है, कितने में, 15 डिग्री 1 घंटे में। तो यानी ये अगर बाय द वे प्रमुख यामोत्तर है, तो इससे यहाँ पर 15 डिग्री जो बन गया, तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगी, 1 घंटे का समय लेगी। यानी ये जो पार्ट है वो तो पीछे रह गया, और ये आगे जो निकल गया ये क्या हो जाएगा, 1 घंटे आगे हो जाएगा। यानी प्रमुख यामोत्तर से 15 डिग्री पहले वाला तो 1 घंटे कम समय होगा, और प्रमुख यामोत्तर से पूर्व की साइड 15 डिग्री जो होगा वो 1 घंटे ज़्यादा समय होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार जब ग्रीनविच में यानी ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा में, यहाँ पे स्टूडेंट्स 15 गुणा में 4 है, ठीक है, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच समय से 1 घंटा आगे पूर्व के अंदर, और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय होगा वहाँ पर कितना हो स्टूडेंट्स, 1 घंटे पीछे, यानी दोपहर के 12 बजे हुए हैं अगर प्रमुख यामोत्तर पर, तो इधर वाली साइड तो होगा स्टूडेंट्स क्या 1 घंटे आगे हो जाएगा, यानी 1 बज जाएगा, सॉरी 1 घंटे पीछे होगा पश्चिम की तरफ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा पूर्व की साइड 1 घंटे आगे। यानी अगर 12 बजे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो बजेंगे स्टूडेंट सुबह के 11, और यहाँ पर बज जाएंगे दोपहर के 1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बातें हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे ढंग से अपने को ये कंप्लीट करनी है। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ पर कितने बजे होंगे, 11 बजे होंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी स्टूडेंट्स। देखिए ये मान लो अपना ग्लोब है, और ये प्रमुख यामोत्तर है।
तो इसके पीछे वाली साइड यानी यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स ऐसे घूम के जाएं वापस, तो इसके पीछे वाली साइड जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर अगर दोपहर है तो इसके पीछे वाली साइड क्या होगा स्टूडेंट्स, रात्रि होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर बाय द वे जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे सूर्य की किरणें पड़ेगी, तो इतने भाग के अंदर ही सूर्य की किरणें पड़ेगी। इधर वाली साइड क्या होगा, अंधेरा रहेगा, क्योंकि इधर सूर्य की किरणें यानी सूर्य की धूप नहीं आएगी, तो इधर रात्रि हो जाएगी और इधर वाली साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर सूर्य होगा तो वहाँ पर 100% 12 बजे का समय होगा। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामात्रों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय जो है वो एक समान है। यानी मान लो ये अपना प्रमुख यामात्र थी, उसके बाद में ये जो देशांतर है स्टूडेंट्स, इस देशांतर के ऊपर जितने भी समय आएंगे ना, सॉरी जितने भी स्थान आएंगे वहाँ पर एक जैसा समय होगा। उसके आगे वाले देशांतर पर भी एक जैसा समय होगा, उससे आगे वाले देशांतर के ऊपर भी एक जैसा समय होगा। यानी जितने भी यामात्र हैं उन पर सभी पर एक जैसा ही समय होगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। वो क्या है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं, यानी हम समय को मानते क्यों हैं, किस तरीके से फिक्स समय मानते भी ये समय होगा और इसके बाद में हम समय का निर्धारण करते हैं। अलग अलग यामात्र पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। बिल्कुल सिंपल बात है स्टूडेंट्स, हर एक जो यामात्र है उसके ऊपर हमने देखा था कि अगर बाय द वे ये प्रमुख यामात्र है तो इसके 15 डिग्री पश्चिम में और 15 डिग्री पूर्व के अंदर एक एक घंटे का फर्क होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो यानी जो भी यामात्र है यानी देशांतर है उनमें समय का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। अगर समय निर्धारण नहीं है तो कठिन ही होगा। भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है, यानी अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में से होकर गुजरने वाली किसी यामात्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी एक फिक्स टाइम बता दिया जाए कि इस टाइम के हिसाब से ही हम सारे देश का समय मानेंगे। तो इस यामात्र रेखा को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी पूरे देश के अंदर एक फिक्स देशांतर कर दी कि इस देशांतर के हिसाब से ही हम क्या करेंगे, पूरे देश का समय मानेंगे। तो उस देशांतर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मानक समय निर्धारक कहा जाता है। समझ में आ रही बात। भारत में 82 और ये बॉक्स देखा ना स्टूडेंट, इसका मतलब है 82.5, ठीक है, ये आपको दिखाया भी रखा है बॉक्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर 82 डिग्री 30 मिनट। स्टूडेंट्स पूरे डिग्री को तो डिग्री में मापा जाता है, लेकिन उसके बाद में डिग्री का छोटा रूप है वो मिनट में, और उसका जो छोटा रूप है वो किस में मापा जाता है स्टूडेंट्स, सेकंड के अंदर मापा जाता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामात्र माना गया है। इस यामात्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय किसे कहा जाता है, तो स्टूडेंट 82.5 डिग्री पूर्व जो यामात्र है यानी देशांतर है उसको भारतीय मानक समय माना जाता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी दोपहर में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं कि दो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कॉल करके बोलते हैं कि आज तो भारत और इंग्लैंड के बीच मैच है और वो भारत के समय अनुसार शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन लंदन में कितने बजे होंगे उस टाइम, 2 बजे होंगे। ठीक है, तो
देर रात्रि तक समाप्त होगा वो। तो क्या आप जानते हैं भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय अंतर कितना है? तो स्टूडेंट भारत में जो ग्रीनिच जो है ना, भारत का जो मानक समय वो ग्रीनिच के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा था कि 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क पड़ता है, पढ़ा था ना। और ये प्रमुख यहाँ अंतर थी। इसके पूर्व में अगर हमारा भारत स्थित है तो 82.5 डिग्री है। अब 82.5 डिग्री से आप देख सकते हो कितने घंटे बन जाएंगे, वो 5 घंटे 30 मिनट बन जाएगा आगे। ये पूर्व में है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इधर वाली साइड में, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इधर वाली साइड है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं इधर बना रहा हूँ सारे के सारे ये फिगर। तो स्टूडेंट्स क्या दिया गया आगे कि दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां पर एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। अपने देश के अंदर सिर्फ एक मानक समय स्टूडेंट्स 82.5 डिग्री पूर्व, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जहां पर 11 मानक समय को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया है? क्योंकि उनका देशांतरीय विस्तार अधिक है। समझ में आ रही बात? यानी ये जैसे देशांतर है तो इनके बीच में ऐसे फैला हुआ है रूस, तो इस कारण यहाँ पर देशांतर ज़्यादा है ना, इस कारण यहाँ पर 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक जो देशांतर है वो कितने डिग्री के अंदर होता है? वो 15 डिग्री के अंदर होता है। 24 जो घंटे वाले, एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। और एक समय क्षेत्र के अंदर कितने डिग्री आएगा? 15 डिग्री आएगा। अब स्टूडेंट्स आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि अपने भारत देश का जो मानक समय है वो कितना है, यानी जो देशांतर है वो क्या है? तो वो 82.5 डिग्री पूर्व अपना मानक समय माना गया है। और कौन से देश के अंदर 11 मानक समय को अपनाया गया है? तो वो है कौन सा है स्टूडेंट्स? रूस। तो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे प्रश्न जो दे के अपने को, पृथ्वी का सही आकार क्या है? स्टूडेंट्स ये पृथ्वी का जो सही आकार है वो गोलाकार नहीं है। ये क्या है कि गोलाकार जैसा दिखता है, लेकिन ध्रुव जो है ना, ध्रुवीय साइड यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव वहाँ पर चपटी है, इसलिए ये क्या है? ग्लोब के आकार का यानी अंडाकार है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब क्या है स्टूडेंट्स? पृथ्वी का एक प्रतिरूप है जो हमें ये दिखाता है कि पृथ्वी इस टाइप की है, इस तरह दिखती है। समझ में आ रही बात? उसके बाद में कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है स्टूडेंट्स? तो वो क्या है? कर्क रेखा स्टूडेंट्स जैसे ये अपना पृथ्वी है और उसके अंदर ये अपनी विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, तो उसके ऊपर वाली साइड 23.5 डिग्री ये अपनी कर्क रेखा है और उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री वो क्या स्टूडेंट्स? मकर रेखा है। तो आप अक्षांशीय विस्तार कितना बताओगे स्टूडेंट्स? इसका 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं स्टूडेंट? हमने कल वाले लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि ये तो अपना आ गया शीत कटिबंध, ये अपना आ गया था स्टूडेंट्स उष्ण, और उसके बाद में नीचे वाली साइड आ गया था स्टूडेंट्स अपना कौन सा? शीतोष्ण। सॉरी, यहाँ पर शीतोष्ण था और ये अपने पास ये भी आ गया था शीत, ये भी शीत, और यहाँ पर आ गया था स्टूडेंट्स उष्ण, और उसके बीच में यहाँ पर जो आता था वो शीतोष्ण। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने आता स्टूडेंट्स अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? तो स्टूडेंट अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? एक ग्रिड है यानी जाल पद्धति है जो किसको बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? किसी भी स्थान की एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? वो इसलिए प्राप्त करते हैं स्टूडेंट कि उष्ण कटिबंध जो है ना वो भूमध्य रेखा जो है उसके ऊपर स्थित है, यानी ये अपनी हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा, और इसके बीच का जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स ये भूमध्य रेखा वाला, यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो उष्मा है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। समझ में आ गया स्टूडेंट? उसके बाद में नेक्स्ट अपना, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? वो इसलिए बजते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि अपना देश और जो लंदन है उनके बीच का जो देशांतर यानी यमोत्तर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 82.5 डिग्री पूर्व है। किससे?
लंदन के मानक समय से, इसलिए वहाँ का समय से अपना समय 5.5 घंटे ज़्यादा है। समझ में आ रही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अपने ये सम यानी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। वो क्या है कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, तो वो है स्टूडेंट 0 डिग्री। प्रमुख यामोत्तर है कौन सा स्टूडेंट, ये जो लाइन है, ठीक है, ये और ये तो विषुवत यानी भूमध्य रेखा है, और ये प्रमुख यामोत्तर है जिसको ग्रीनिच कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपना शीत कटिबंध किस के नज़दीक पाया गया है, तो शीत कटिबंध स्टूडेंट ध्रुवों के नज़दीक पाया गया है। वो क्यों पाया गया है, क्योंकि सूर्य की किरणें सबसे तिरछी यहीं पर पड़ती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ, और जहाँ पर तिरछी पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, शीत कटिबंध पाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देशांतरों की कुल संख्या कितनी है स्टूडेंट, तो वो कितनी है 180। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अपना चौथा, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है कहाँ पर स्टूडेंट्स, दक्षिण ध्रुव दक्षिण गोलार्ध के अंदर होगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण साइड में ही होगा। ग्रीड किसका जाल है, तो ग्रीड किसका जाल है स्टूडेंट, अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तरों का जाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान बरो मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर कितना स्टूडेंट्स, वो है 82.5 डिग्री पूर्व। 0 डिग्री यामोत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, प्रमुख यामोत्तर के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी खालिस्तान की तरफ घटती है स्टूडेंट, देशांतर ये होते हैं ना, ये लाइनें इस तरीके से। तो आपने देखा होगा कि यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ये जो यामोत्तर है, इधर वाली यामोत्तर और इधर वाली यामोत्तर यानी देशांतर आपस में आकर यहीं पर मिल रही है ना, तो यानी ध्रुवों की साइड क्या हो जाता है, इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, उत्तर ध्रुव वृत्त कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर ध्रुव वृत्त कौन से में होगा स्टूडेंट्स, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ही होगा। तो इस तरीके से आज अपना सेकंड लेसन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही है। स्टूडेंट जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। कोई भी आपकी तरफ से सुझाव हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया करो। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसके अंदर क्वेश्चन लिखे होंगे, और एक एक क्वेश्चन को आप सोल्व करना, और फिर उसके बाद में आप मेरे जो नंबर दे रखा है व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दूंगा, उस पर कमेंट कर देना, उस पर अपनी पीडीएफ सोल्व करके भेज देना, ताकि आपको अपनी तैयारी का भी पता चलता रहे। तो कल मिलेंगे स्टूडेंट्स 3rd लेसन के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का थैंक यू।